हाँ लाइव आ गए हम। जी रेडी। शेयर लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा मिदत ज़हरा और आप देख रहे हैं NYC पेज से बराह रास्त हमारा प्रोग्राम, जिसमें आपको नज़र आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चेहरे और हमारे मेहमान नज़र आ रहे हैं। एक मेहमान का हमारे कैमरा ऑफ है और वो अभी कोशिश में है कि हमारे साथ लाइव आ सकें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम करने का मकसद बड़ा ख़ास है और ये बेसिकली यूथ के लिए प्रोग्राम है। इस घंटे को हमें बनाना है ख़ास और रहना है आपके साथ और करनी है बहुत सारी ढेर सारी बात आपके साथ। तो हमारे साथ सबसे पहले किसी मेहमान का तारुफ कराने से पहले मैं चलूँगी हमारे चेयरमैन की तरफ, जो कि एक बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी और बहुत ही ज़बरदस्त अखलाक के मालिक इंसान है। और अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत बात नहीं है कि ये कभी भी किसी को किसी बात के लिए मना नहीं करते और हमेशा हंसी एक अपने चेहरे पर रखते हैं, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखते हैं। इनका तारुफ कुछ यूं है कि ये डायरेक्टर SRK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी हैं एंड फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूथ पार्लियामेंट सिंध कैबिनेट के भी रह चुके हैं 2015 में। और ही इज सन ऑफ वेल नोन पॉलिटिशियन ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब के, जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ के एजाज़ भी नवाजा है। तो बड़ी खुश आमदीद। और आपको ख्वाजा बिलाल मंसूर सेठी साहब, क्या हालचाल मिजाज गिरामी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं वेलकम कहना चाहूँगा आपको और सारे गेस्ट को और आपके सारे व्यूअर्स को यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। इसी के साथ साथ हम अपने गेस्ट की जानिब भी बढ़ते हैं और मैं देख रही हूँ कि बड़े माशाल्लाह से जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनको हम देखते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखते हैं और बार बार इनके हम चीज़ें सुनते रहते हैं। कभी खबरों में सुनते हैं, कभी हम इनके ड्रामाज देख रहे होते हैं, कभी हम किसी के बनाए हुए ड्रामाज देखते हैं और कभी हम पॉलिटिशियन की तीखी तीखी बातें भी सुना करते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो सैयद वकास हुसैन रिजवी साहब हैं, जिनका ताल्लुक मीडिया से है। 15 साल से वाबस्तगी, और ये पढ़कर मैं ज़रा हैरान भी हुई और परेशान भी हुई, क्योंकि जिनका ताल्लुक 15 साल से मीडिया से हो और फिर हम नए आने वालों के उनके सामने बोलती बंद हो जाया करती है। तो माशाल्लाह से बड़े ही वेल नोन शख्सियत हैं और अभी करंटली ARY से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और आपने अपना इनका नाम जो है वो शफलर फिल्म्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फिल्म्स के प्रोडक्शन भी कर रहे हैं ये। क्या हाल चाल है वकास साहब? मिजाज गिरामी? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरा एयरवाई से ताल्लुक था, अब नहीं है। मैंने एयरवाई छोड़ के ही अपनी कंपनी शफलर की थी, जिसको मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ CEO लेके चल रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई और आप जबरदस्त। सबका, स्पेशली मुनीब का टाइम निकालने के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच कि थैंक आपने यू। हमें इज्जत बख्शी। और इसी के साथ साथ जो थैंक यू कह रहे हैं और इतनी एक गरजदार आवाज आई है, तो यकीनन सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मुनीब बट साहब हैं। और बट जाहिर सी बात है कि जब कहा जाता है तो फिर खुसूसियत यही होती है लीड उनकी शेयर कर कि दूँ? गरजदार आवाज भी हो। एक्टर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। और आज मुझे जो बात पता चली वो ये है कि एडवर्टाइजिंग में आपने डिग्री हासिल की हुई है, और वो भी ज़बरदस्त अंदाज से। जब भी मैं देखती हूँ कि जब आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं या ड्रामाज वगैरह होते हैं तो उसमें भी आप ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आजकल आप कोविड के हवाले से भी ज़बरदस्त तरीके से फाइट कर रहे हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो खुश आमदीद, क्या हाल चाल है मुनीब भट्ट साहब? थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग देख रहे हैं और सारे पैनल पे जो भी लोग हैं, सबको मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और जो होस्ट हैं आप, मदिया जी, आपका अंदाज़ है बयां और जी इंट्रोडक्शन जी जी जी, मिदत जी, आपका जो जी, अंदाज़ है वो बड़ा मज़ेदार है। आपको सुनने का ही बड़ा मज़ा आ रहा है सर। वेल थैंक यू I'm सो sorry मच। मुनीब की जी आवाज़ नहीं आ रही हम लोगों तक मेरे ख्याल से। हेलो।
मुझे तो हेलो आ रही है, बिल्कुल आ जी रही है, हम ठीक सबको आ रही है। जी। ख्वाजा बिलाल हेलो साहब काइंडली अपना माइक आप निकाल के दोबारा लगाइए। इसी के साथ ओके साथ जी, मैं इजाजत से मुनीब बोलूं? भट्ट साहब की और वकास रजी साहब की आ रही है इजाजत आवाज, आ से रही मैं है आगे आपको? बढ़ूंगी। जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मुझे। आपको आ रही है बिलाल? हेलो मेरा ख्याल है सर बिलाल हेलो। का माइक का इशू है। हम इनको मैसेज कर देते हैं और फिर हम अपनी हो गया। बात को कंटिन्यू करते हैं जब तक। मैंने देखा है कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और आप लोगों ने पोस्टर पे पढ़ ही लिया होगा। और मीडिया पर्सनैलिटी सामने बैठी हैं और हम तो सोशल मीडिया से अभी वाबस्ता हैं और मीडिया तक अभी डिजिटल मीडिया तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं। तो जरा ये बताइए कि हमारा आज टॉपिक जो है रोल ऑफ मीडिया एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। तो रोल ऑफ मीडिया जो है वो डिजिटल और सोशल में क्या फर्क है? सबसे पहले मैं वकास रिजवी साहब आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आई आपका गेस ताल्लुक। एक काम पहले मुनीब में, असल में मुनीब की एक थोड़ी सी इमरजेंसी है, उसने 9:30 के बाद कहीं जी जाना था जो कि अभी है, तो इसलिए मैं ओके चाह रहा था ओके मुनीब से ओके हम शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर उसके बाद लेट्स हम स्टार्ट। लोग अपने यस जी जी जी। हाँ यस मुनीब। जी। आई थिंक डिजिटल मीडिया जो होता है ना, वो डिजिटल मीडिया, डिजिटल का मतलब होता है कि सोशल मीडिया डिजिटल को ही कहते हैं। उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सबको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। एंड आई थिंक डिजिटल मीडिया आज के ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करता है किसी भी हवाले से, क्योंकि अब मोस्टली ऐसा ही लोग है। जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ के डिजिटल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। लोग खबरें हो गई, चैनल अपना ड्रामे हो गए, जो भी कंटेंट होता है अब लोग यूट्यूब पे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आई थिंक डिजिटल मीडिया जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अगर आप कोई भी बात करेंगे, कोई भी मैसेज कन्वे करेंगे लोगों तक, तो वो बहुत ईजिली डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हम पहुंचाते रहते हैं खबरें वगैरह भी। और खबरों से मुझे याद आया कि हमारे दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है उफ़क मुजाहिद बलोच साहिबा। और ये एक यूथ मोबिलाइज़र भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है उफ़क साहिबा? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिदत, आप बताएं आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले हम क्योंकि बात मुनीब से कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना है, इमरजेंसी है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो हैं हम मुनीब से करें और जी जितनी जल्दी हो सकता है हम करें क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि इमरजेंसी आजकल की सूरत हाल में। तो आपने लिखा कि आप फाइटिंग कर रहे हैं कोविड जी 19 से। किस जी। किस तरीके से, क्या क्या है इसके बारे इस में हमें तरीके आगाह कीजिए। जी इसमें ये है कि हम एनडीएमए के साथ मिलके जनरल अफजल जो हैं उनके साथ मिलके उनकी टीम में हैं, जो भी उनको बात अगर लोगों तक पहुंचानी होती है या कोई मैसेज होता है जो कन्वे करना होता है टेस्टिंग के हवाले से, टेस्टिंग किट के हवाले से। अच्छा, बहुत से लोगों को भी नहीं पता होगा, अभी एक हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने एक ऐसी एक टेस्टिंग किट इन्वेंट की है जिससे आप जो है वो विद इन अ कपल ऑफ आवर्स आपको रिजल्ट जो है वो कोविड का मिल जाएगा। क्योंकि इसको फाइट करने के लिए ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा इसको वो करने के लिए देखने के लिए कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उनको आपको टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलके पाकिस्तान के साइंटिस्ट के साथ एक ऐसी किट तैयार की है जो कि ज़बरदस्त। विद इन अ कपल ऑफ आवर्स आपको बता देगी कि जी ये पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो बस लास्ट मरहले में है और जैसे ही उसके ऊपर हमें गो थ्रू मिलेगा तो हम उसको फिर लोगों तक बताना शुरू करेंगे कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो कहाँ से अवेलेबल हो सकती है, फिर और बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन कि कौन सी दवाई जो है वो कोविड से फाइट करने के लिए सही आजकल यूज की जा रही है, कौन सी चीजें हैं सही। जिससे आप फाइट करने के लिए कोविड से वो आप यूज कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव हो जाएं। तो वो बहुत सारी अच्छा। चीजें वो आज हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताना, लोगों तक ये बात फैलाना, ये हमारा काम है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को होता है पॉजिटिव तो क्या किस तरह लड़ सकते हैं। तो ये हमारा ज़बरदस्त। इसमें उनके साथ लूप में। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप साथ ही साथ जो हैं वो अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है आपने और उस पे भी आप अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं। जी तो उसका भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह खास एक मकसद महीना है? हुआ है। जी अभी जी। एक महीना हुआ है किए हुए, और अनएक्सपेक्टेड उसकी ग्रोथ है। 1 लाख सब्सक्राइबर हुँ, वो विद इन 3 वीक्स उसके हो गए हैं। माशाअल्लाह। और यार यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का मकसद मेरा यही था कि यूट्यूब, हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स चल रही होती हैं, तो मैंने सोचा कि यार कोई पॉजिटिविटी और कोई अच्छी बातें भी की जाएं और कोई इस तरह का कंटेंट लोगों को दिखाया जाए जिससे लोग कुछ बिल्कुल, सीखें, कुछ अच्छा कुछ जानने को मिले यूट्यूब के ऐसा ऊपर। ही है। वरना एक दूसरे की ट्रोलिंग, रोस्टिंग की वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, जो कि एक गलत ट्रेंड है। मैंने सोचा कि ऐसा ही चलो है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करते हैं।
नहीं, बहुत ज़बरदस्त, और उससे हमें बहुत सारी हमें डेली लाइफ भी पता लगती रहती है, और उसके बाद आपने लोगों के अवेयरनेस के लिए भी एक अच्छा काम किया है। वकास साहब, ज़रा ये बताइएगा कि मुनीब भट्ट से आपकी आशनाई है, और अगर है तो किस तरीके से है, और थोड़ा हमें इस बारे में भी बताएं, क्योंकि दोनों साथ साथ बैठे हैं और एक दूसरे इस की बात पे मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं मुझे इसका लगा। मैं आपको बता देता हूँ। इसका हम्म। मैं वकास भाई, समझे कि आज से 6-7 साल पहले जब मैं हम्म। स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरा जो पहला ड्रामा मैंने किया था वो वकास भाई ने मुझे अच्छा। कराया था। और ज़बरदस्त। मतलब कि ये वकास भाई के साथ मेरा ऐसा रिलेशन है कि जैसे मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो वकास भाई हम्म। ऐसे ही है जैसे कि मेरा बड़ा भाई कोई होता है। नहीं, तो मैं ये हमेशा इस ज़बरदस्त। पे उनको मैं रिस्पेक्ट दे। इस पे मैं भी एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा। बहुत ज़रूर। सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया या जिन्होंने मेरे हम्म। साथ फर्ज किया। बहुत हम्म। कम ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं और जो उस तरह रिस्पेक्ट अभी तक करते हैं। सही। माशाल्लाह, मुनीब इस वक्त उन लोगों में से जो एक जगह स्टैंड करते हैं, जिनको लोग देखते हैं, मतलब लोग पहचानते हैं। इसकी हम्म। शादी में एक मैं वाहिद ऐसा बंदा था जो कि हर जगह साथ साथ था। हाँ, हाँ। मुझे ये लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था मैं दुल्हन वालों की तरफ से हूँ या दूल्हा वालों की तरफ से हूँ। मैं सही ऑनेस्टली, सही। जिस तरह रिस्पेक्ट और वो मेंटेन रखी है। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी को चांस तो दे देते हैं, मगर उसके बाद उसको मेंटेन रखना और वहां तक पहुंचना, वो बिल्कुल बहुत ऐसा बड़ी ही है। बात होती है। हाँ, तो जितनी स्ट्रगल मुनीब ने बिल्कुल। की है वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कितनी बार इसने मुझे मना किया है ड्रामों के लिए, वो मैंने खुद हाँ। देखा है। तो बिल्कुल। वो सारी वो मुझे अंदाजा हो रहा है आप लोगों की बातों से और आपकी मुस्कुराहटों से, तो मैंने पूछना जरूरी समझा। उफक साहिबा, जी। जरा मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे कि अभी आपने बोला है कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो क्या आप देखती हैं क्या इन सेलिब्रिटीज में भी पॉलिटिक्स होती है, या फिर पॉलिटिक्स नहीं होती, या टेलीविजन में भी या हमारे मीडिया में भी पॉलिटिक्स है, वो किस तरीके की है, जरा इस अ, बारे पे जी मेरा सबसे पहले तो मैं बहुत आपकी मशहूर हूँ कि आपने मुझे मदद किया। अच्छा, जहाँ तक आपके थैंक यू सो सवाल का मच आप। ताल्लुक है, जी, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मेरे नज़दीक तो पॉलिटिक्स घर से लेके ज़िंदगी के हर शोबे में होती हम्म। है, हम्म। और इंसान की नेचर है, क्योंकि कहीं न कहीं पॉलिटिक्स का नाम ही ये है कि अपने इंटरेस्ट को, अपने मफ़ाद को कोई अपने मुल्क के लिए करता है बिल्कुल। और कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करता है, तो अपने मफ़ाद से मैन्यूवरिंग करते जाना, मैनिपुलेशन करते जाना, हम्म। अब ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। बहुत तो मेरे जबरदस्त। नज़दीक बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त। और तो ख्वाजा बिलाल साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी आपके इस कमेंट के बारे में, कि अभी रिसेंटली हमने ये, आपने ख्वाजा बिलाल साहब, आपने ये ऑर्गेनाइजेशन और ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है बेसिकली यूथ को, तो इसका नाम आपने रखा नेशनल यूथ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपने रखा इसका मुझे नाम, तो अपनी ये नफसी देता हूँ। NYA, ये NYA खुद ही आप बताइए कि ये नाम क्यों रखा, क्या मकसद है, और यहाँ पे इन सबको बुलाने का क्या मकसद है। थैंक यू मिदत, थैंक यू एवरीवन। मैं आपको बताऊं, जैसे कि नाम जो है इसका खुद ही जाहिर करता है, नेशनल यूथ अलायंस। मुझे हम्म। तकरीबन 12 साल हो गए इस शहर में यूथ के साथ काम करते हुए। जैसे कि बहुत सारे वकास और उफक के साथ तो मैंने बहुत टाइम गुजारा है इन कामों में। तो ये लोग हम्म। जानते हैं कि मैंने बहुत सारी डिफरेंट तंजीमों के साथ काम किया, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, एंड इट हैज़ बीन अ हम्म। वेरी ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी। जब मैं पाकिस्तान पहली बार अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आया था, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मुझे पाकिस्तान का एक डिफरेंट चेहरा, एक बहुत खूबसूरत चेहरा देखने को मिला। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो एक कमी नजर आई वो ये थी दैट मैं ये समझता हूँ दैट आफ्टर दिस पार्टीशन हमारे यहाँ हमारी हम्म। आवाम को तरह तरह की चीज़ों पे बांटा गया। आपने पहले हमें सूबों में बांटा, फिर आपने हमें मजहब में बांटा, आपने हमें तालीमी निज़ाम में बांटा, हम्म। आपने हमारे हम्म। को यूथ की ऑर्गेनाइजेशंस में बांटा। मेरा मकसद यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का नहीं था, मैं अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहा यहाँ पर। मेरा हम्म। मकसद ये था कि कोई एक इंसान अगर किसी एक फील्ड में काम कर रहा है तो वो सारे हम्म। लोग एक साथ आएं और मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान की यूथ को एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, जो आगे जाके पाकिस्तान की बेहतरी में काम कर सके। मैं बेहतरीन। मिदत, आई हैव सीन पॉलिटिक्स सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। मैं अपने घर के अंदर पॉलिटिक्स देखता आ रहा बिल्कुल। हूँ, और मैं एक बात को बहुत बेहतर तरीके से अब समझ चुका हूँ दैट पाकिस्तान में अगर आपने बेहतर पॉलिटिक्स लेके आनी है, अगर आपने हम्म। पाकिस्तान में एक बेहतर निज़ाम लेके आना है, तो आपको एक ट्रेंड और एजुकेटेड पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। और वो ट्रेंड और एजुकेटेड एग्जैक्टली। पॉलिटिशियन आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आप
इन लोगों के अंदर यूनिटी नहीं लेके आएंगे। वंस यू ब्रिंग देम यूनिटी इन देम, उसके बाद जो ब्लडशेड आपकी पॉलिटिक्स के अंदर होता है, जो प्रॉब्लम्स आपकी पॉलिटिक्स के अंदर होती हैं, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डिमिनिश होने लग जाएंगी। तो दैट वाज वन ऑफ द स्मॉल रीजन दैट आई क्रिएटेड नेशनल यूथ अलायंस ओवर हियर। और जहाँ तक आपने बात पूछी कि इन लोगों को, इन सब सेलिब्रिटीज को जो यहाँ पर बैठे हैं, जैसे यहाँ पर बैठे हैं, अपनी अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं, उनको बुलाने का रीजन ये था दैट हम लोग बहुत सारी जगहों पे जो रोल मॉडल्स हैं, हम गलत रोल मॉडल्स दिखाते हैं अपने यूथ को, हम गलत तरफ लोगों को लेके जाते हैं, हम सोचे बगैर रोल मॉडल्स को लेके आते हैं, और हमारी यूथ जो है उनकी बातों से नेगेटिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी की तरफ डाइवर्ट होती है। ये जो आपके साथ चेहरे बैठे हैं, आपके सामने जो चेहरे बैठे हैं, ये खुद यूथ की फिगर हैं, ये यूथ के अंदर पॉपुलर फिगर है अभी। तो आई एम क्वाइट श्योर इनकी एक्सपीरियंसेस हैं, जो इनकी सक्सेसेस हैं, उनको देख के हमारे नौजवान इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल करेंगे। और आज जो हम लोग हम अपना जो फोकस खो चुके हैं नौजवान, जो हम अपना एक क्या कहते हैं उसको, जब हम अपना भरोसा खो चुके हैं अपने आप के ऊपर, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो खो चुके हैं, शायद आज बिल्कुल ऐसा ही है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करें हमारे वो नौजवान। बिल्कुल। मुझे सॉरी मुझे इससे एक बात याद आई, कल छोटी सी बात दूंगा, कल मुझे बिलाल भाई से मैं मिले थे तो एक जिक्र निकला था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जब आप किसी पड़ोस मुल्क में देखते हैं तो वहाँ पे जितने भी आपके सेलिब्रिटीज हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और अच्छे लेवल पे हैं और अच्छी मिनिस्ट्रीज पर हैं। मगर पाकिस्तान में अभी तक आप देखें तो क्रिकेटर्स हो गए या बाकी हो गए जिनको पॉलिटिक्स हमारी कोई फील्ड से इस तरह नहीं आया जो आगे जाके एक बड़ा नाम बना हो या किस तरह उसको इस तरह एक्सपोजर मिला हो। तो बिलाल भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं वो उस तरह पॉलिटिक्स में नहीं आते, और अगर आते हैं तो उस तरह एक्सपोजर नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आते। पॉलिटिक्स में देखिए एक सेलिब्रिटी के दिल पे लगी है ये बात, उनकी बात सुनते हैं। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। मैं देखिए, मैं मिद्दत एक बात इसमें मैं वकास भाई की बात में भी ऐड करना चाहूंगा कि हम सब जो है, हम दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में जाते रहे हैं, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, हम पाकिस्तान से जब बाहर बैठते हैं तो हमारे लिए हिंदू भी इक्वल होता है, हमारे लिए क्रिश्चियन भी इक्वल होता है, हमारे लिए जू भी इक्वल होता है, हमारे लिए ब्लैक भी इक्वल होता है, हमारे लिए व्हाइट भी इक्वल होता है, हमारे लिए वुमेन भी इक्वल होती है, हमारे लिए मेन भी इक्वल होता है। तो व्हाई इज दैट हम 2 घंटे का सफर करके जब अपना बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हम इतने डिसेंट सोफिस्टिकेटेड किस्म के इंसान बन जाते हैं, बाहर कचरा नहीं फेंकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और जैसे ही हम अपने मुल्क वापस आते हैं हमारी वो सारी सोफिस्टिकेशन, वो जो हमारी डिसेंसी है, वो सारी कहीं हो जाती है। और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो है, ये हमारी यूथ को समझाना, हमारी यूथ के अंदर लाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जैसे अभी वकास भाई ने बात की कि आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, हमारे पड़ोसी मुल्क की, उसके अंदर आप बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ है। लेकिन आर्टिस्ट का काम क्या होता है? आर्टिस्ट का काम होता है लोगों को गाइड करना, लोगों को टीच करना, लोगों को अच्छा, यहाँ बिलाल साहब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी और मैं मुनीब भट्ट की जानिब बढ़ूंगी और मैं आपसे पूछूंगी कि अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे और वो मैं सुनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक वाइब आती हुई नजर आई है और अंदर से इख्तिलाफ हो। मैं आपको बताऊं जी, मैं आपको बताता हूँ जो ये कह रहे हैं ना कि मीडिया से कोई क्यों निकल के नहीं आता। देखिए, पॉलिटिकल कंडीशंस कराची की जो है ना, हर इंसान जो है वो अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में ही सोच रहा होता है। और अभी हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस आपको पता है कुछ बेहतर हुए जाके कि आपकी आवाज़ अगर आप कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपको उस तरह दबा के, या जो चलता था पहले कराची का एक अलग ही माहौल था, तो वो उस माहौल के अंदर पॉलिटिक्स में आना कोई जी शऊर शरीफ आदमी सोच नहीं सकता कि पॉलिटिक्स में आप स्टेप इन करें, क्योंकि सबसे पहले निकलते के साथ ही आपको 4 गनमैन चाहिए जो कि आपकी प्रोटेक्शन करें, फिर आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन करें, फिर आपके बच्चों की प्रोटेक्शन करें, उसके बाद फिर आपको अपने घर के, आपने समझे कि आपने दिमाग के दरवाजे खोल दिए कि गालियों के लिए एक बहुत लंबी कतार है उसके लिए, क्योंकि जब आप कोई पॉलिटिकल बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे लोग हैं उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे सुनने में ये आता है कि जो मीडिया के लोग होते हैं वो मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है। हाँ, असल में मुझे सुनने में आता है कि जो मीडिया के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें तो वैसे ही लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम पॉलिटिक्स में चले गए और एक लफ्ज अगर वहां बोल दिया कुछ गलत तो वैसे ही क्रिटिसिज्म हम सहते हैं और सहेंगे हम, तो शायद इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं आते या इन फ्यूचर आ सकते हैं। क्रिटिसिज्म की नहीं है, मैं आपको बताऊं, बात क्रिटिसिज्म की नहीं है। अमेरिका, लंदन या जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप मेरा ख्याल है कि कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मुझे बाकी में सही कह रहा था कि यहाँ के डायनामिक बहुत चेंज है, स्पेशली पॉलिटिक्स के।
अगर एक तो देखें, एक इनका होता है जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनके फैंस हो गए। जब आप किसी एग्जैक्टली। पॉलिटिकल पार्टी या किसी के लिए आप फेवर करते हो या किसी को फॉलो करते हैं, तो आपका आधा हम्म। फैन फॉलोअर्स उसी वक्त कट जाता है। वो तो देखिए क्या पॉइंट। होता है वकास, क्योंकि इस हेलो, पे सॉरी, इस पे मेरा थोड़ा सा एक आवाज आ रही है मेरी? आर्गुमेंट है। देखिए हेलो, वकास, जी से आवाज आ जी रही है। जी इस पे जी। थोड़ा हेलो, सा मेरा आर्गुमेंट है। देखिए मेरी बात सुने, जी अगर आप यही बात सोचते रहेंगे कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, हेलो, पीछे क्या हुआ, तो फिर आप तरक्की हम्म। की तरफ कैसे जाएंगे? देखिए आप, हेलो, एक आर्टिस्ट जो है वो मुल्क का असल नुमाइंदा होता है, वो दुनिया में डिफरेंट जगहों पे जाके हेलो। घूमता है। मेरा मुनीब, मकसद आपको किसी आवाज आ रही आर्टिस्ट, है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, आई डोंट नो व्हाई। अब देखें, अब देखें। आप लीव नहीं, करके रीडिंग फिर है। दोबारा ज्वाइन कीजिए, शायद सही हो जाए। चले मैं, हाँ। हो गया। जी जी, बिलाल साहब आप कुछ कह रहे थे। देखिए मेरा मेरा सिर्फ कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि हम्म। अगर हम लोग यही बात सोचते रहेंगे, अगर हम सब यही बात सोचते रहेंगे, किसी को भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये नहीं है कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, लेकिन हम्म। पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये है कि आप डिसीजन जो है उसको कम से कम सही बनाएं। मेरे अंदाजे के मुताबिक और मेरी समझ के, एक नाकिस समझ के मुताबिक, अगर आप वोट दे रहे हैं तो यूर पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। आपके मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस और आपके एक्टर्स का इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि वो आपकी आवाम को शऊर दे एक ये वाला पॉलिटिक्स के पॉइंट साइड। मैं आपका लूंगी और यही पॉइंट को मैं सवाल बनाऊंगी मोहतरमा उफक साहिबा के लिए, क्योंकि इनका पॉलिटिक्स से बहुत गहरी निगाह है इनकी पॉलिटिक्स के ऊपर। तो आप बताइए कि ये जो सब बातें हो रही हैं, क्या आप इससे अग्री करेंगी, डिसएग्री करेंगी? देखिए, अब तक जो मैंने मुनीब की बात सुनी, बिलाल की और ये वकास साहब की, हम्म। तो हम्म। बात सबकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स, देखिए मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। और लोग अक्सर, हम्म। मुझे मजाक भी बनता है इस बात का कि वालिद, भाई और मैं, हम तीनों अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ओह, तो दैट्स बात ग्रेट। ये है कि सबसे पहले तो, थैंक यू, लेकिन बात ये है कि सबसे पहले तो हमें इस मौरूसियत को ख़त्म करना है कि एक हम्म। ही पार्टी पे खानदान के खानदान काबिज हो जाते हैं, वही सीट पर हल्का उसी इंसान को मिलता है। लेकिन बिल्कुल। अब और मसला ये भी है कि जो हमारी पॉलिटिकल, जो हमारा सीन है, उधर शख्सियत परस्ती ज्यादा हो गई है और अच्छा। नजरिया अब रहा नहीं। लोग नजरियों को फॉलो नहीं करते, अब लोग शख्सियत को फॉलो करते हैं, जो कि सही चीज है। आप देखें, आप हर पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन, लीडर उठा लें और आप हम्म। उसको माइनस कर दें और आप देखें कि पार्टी के पीछे फिर क्या बचता है। कोई नहीं, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम ऐसी हैं जहाँ पे लीडर्स नहीं, फॉलोअर्स नहीं, लीडर्स बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ जबरदस्त। देखें, कोई चेयरमैन, कोई लीडर अपने आगे जो उसका सबॉर्डिनेट होता है, हम्म। उसको नहीं बर्दाश्त कर पाता कि ये मेरे बराबर किस तरह आता जा रहा है। तो ये हम्म। एक हमें फर्क इस चीज को, लेकिन एक खुशनुमा बात ये है, लेकिन कि आप देखें, जैसे आलमगीर खान की एग्जांपल मैं दूंगी। माशाल्लाह वो इंसान, वो उनको मेहनत करते हुए मैंने देखा है, वो स्टूडेंट लेवल से मेहनत करते हुए आए, फिर उन्होंने अपनी हम्म। जगह बनाई एक पार्टी में, एक पार्टी के उससे प्लेटफॉर्म से आप कह लें। इस तरह के लोगों को फिर हमारे पास नासिर जिब्रान नासिर हैं, बिलाल जैसे लोग हैं जो एक्टिव हैं इस मामले में। तो जैसे हम्म। बिलाल ने यही बात की कि हम जिस तरह हम लोगों ने आइडियल्स अपने गलत बना लिए, हमने अपने फिगर्स गलत बना लिए, तो हमें सही। अपने अंदर से ही एक इंसान को देखना है, उसको बहुत आइडियलाइज प्यारी करना बात, है कि ये बहुत हमारे किस जबरदस्त। फ्यूचर सकता है। ये बात आपकी बहुत अच्छी है कि नजरियाती तौर पे हमें ज्वाइन करना चाहिए। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सर वकास का भी इशू आया है और मैं उनकी जाने पर भी बढ़ने ही वाली थी, लेकिन अभी मेरे पास अभी मुनीब का मैसेज आया है कि उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, तो इस वजह से उनको जाना पड़ा है इमिजिएटली। तो हम उनके बहुत मशकूर ममनून हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और यहाँ पे वो आए और हमारे साथ गुफ्तगू की, और बेहतरीन गुफ्तगू रही और मज़ा आया हमें उनके साथ। जब तक मैं ख्वाजा बिलाल साहब, मैं आपसे ही पूछूंगी क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो आपका भी है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैम उफक का भी है, तो मैं बीच में हूँ, दोनों बराबर में जो है वो पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मेरे दरमियान मौजूद हैं। तो आप ये बताइए कि पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखना क्या क्या माशरे में इंसान को उस लेवल पे आम जिंदगी गुजारने देता है, क्योंकि एक आपके पेरेंट्स जो हों वो एक ओहदे पर फाइज हों, तो फिर आपको कैसा फील होता है? सबसे पहले बिलाल साहब इसका जवाब आप दीजिए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ आपके ऊपर होता है, आपके ऊपर हम्म। डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पांचों उंगलियां कहते हैं एक बराबर नहीं होती। और मैं एक बिल्कुल बात ऐसे ही है। समझता हूँ कि नौजवानों को अब जिस तरह का फैमिली बैकग्राउंड में मैं रहा हूँ,
उधर आपको अगर आपको इतनी ट्रेनिंग दी गई है, अगर आपको इतनी एक ओपन स्पेस दिया गया है टू ग्रो, और जो मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पे कि एक इंसान को ग्रोथ के लिए स्पेस की जरूरत होती है, तो हर बिल्कुल। पेरेंट को अपने बच्चों को स्पेस देनी चाहिए। तो अगर मैं जिस तरह की फैमिली में बॉटअप हुआ, मेरे पास स्पेस थी हमेशा ओपनली मूव करने की। मैं आपको बड़ी बड़ी एक बात बताऊं कि मैंने इस शहर में यूथ पॉलिटिक्स के ज़माने में मोटरसाइकिल पे भी घूमा हूँ। मैं इस शहर में यूथ पॉलिटिक्स के ज़माने में बसों में भी घूमा हूँ। मैं इस शहर के औरंगी जबरदस्त। टाउन के उन पहाड़ों पे गया हूँ जिन पहाड़ों का शायद आपके कराची के आम लोगों को नहीं पता होगा आज। मैं लियारी के रोज यूथ पॉइंट पे जाके मैंने काम किया है। मैंने उसके बाद आपके और जो कराची के बेशतर इलाके हैं जिनको नो गो जोन कहा जाता है, मैं उन सारे सही। जोन के अंदर जाके मैंने काम किया है। तो आई थिंक दैट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप किस तरीके से किस पॉइंट पे अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे मैम उफक साहिबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि पॉलिटिकल जी पार्टीज में हमारी मौजूदगी होती है और हमारी फैमिली तो होती ही होती है, लेकिन जब हम खुद भी आ जाते हैं, तो जैसा कि अभी आपने फरमाया, और वो बिल्कुल वजह फरमाया कि अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताई कि आपके फादर, आपके भाई और आप खुद जो हैं वो अलग अलग पार्टीज से बिलोंग करते हैं। तो ये कैसा घर में गहमा गहमी रहती है, और कैसा क्या एक कैफियत होती है घर में? देखिए, सबसे तो पहले ये कि एक स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है पॉलिटिकल फैमिलीज के लिए कि इनके घर पे तो भाई बाहर गार्ड्स की लाइन लगी होगी या इस तरह की, ये बहुत अनअप्रोचेबल होंगे, इनका कोई यस। एबनॉर्मल सा सर्कल होगा। हालांकि हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता ज्यादातर केसेस में। एक अपनी उनका एक प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन जिस तरह हमें क्योंकि बचपन से ही एक एलियनेटेड सा, अच्छे अल्फाज में कह लें बुरे अल्फाज में, कि बिल्कुल। हमारी एक लाइफ थोड़ी सी शुरू से अबनॉर्मल रहती है। यूनिवर्सिटी लाइफ भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, लोग आपके बारे में एक अजम्पशन बना के बैठते हैं कि नहीं बिल्कुल। ये फलाने का बेटा या बेटी है, तो इनसे आप दूर रहें या ऐसा कर दें। लेकिन हम्म। जहाँ तक ये नेगेटिव पहलू हैं, जहाँ तक पॉजिटिव बातें भी हैं वहाँ पे, हम्म। कि देखें, सॉरी, आप प्लीज अपना एक सवाल रिपीट कर पाएंगी, क्योंकि मैं पॉइंट जी, आपका नहीं मैं समझ पूछ रही थी कि कैफियत क्या होती है घर में जब डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम्म क्योंकि ये भी हमारा टॉपिक तो यही है कि हमारा टॉपिक रोल ऑफ मीडिया है बेसिकली। लेकिन मीडिया के अंदर की ही ये चीजें हैं। अगर पॉलिटिक्स है तो अब मीडिया है, और मीडिया वही चीजें दिखाता है जो कि हो रही होती हैं चीजें। तो ये इंटरकनेक्टेड सारी चीजें, इसलिए यही डिस्कस की जा रही हैं। तो ये बताइए, कैसी कैफियत रहती है घर में? लड़ाई झगड़ा होता है या नजरियाती इख्तलाफ होता है, तो उसको कैसे टैकल किया जाता है? देखिए, मैं अपनी जहाँ तक पर्सनल बात करूँ, तो जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, जो मेरे अब्बू की पार्टी नहीं थी, तो दूसरी पार्टी थी, तो हम्म। उसमें मुझे अब्बू की तरफ से एक बैकलैश आया था। एक अच्छा। जी, बैकलैश मुझे सामना करना पड़ा था। आई गेस मेरी वीडियो स्टक हो गई है। यस, आपकी वीडियो स्टक है। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है। माइक अपना कैमरा ऑफ करके आप ऑन करेंगी तो मे बी सही हो जी जाएगा। जब तक बिलाल, आप मुझे बताइए कि जी आज आपको आवाज आ रही है मेरी उफक साहिबा? मेरे ख्याल से ऊपर से चलें, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आया है। मेरा भी यही ख्याल है कि आजकल केई वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है। वैसे ही तो लोगों की लाइट्स चली जाती हैं, उसके बाद जब लाइट जाती हैं तो फिर कहीं के सिग्नल इशू होते हैं और कहीं के नेटवर्क प्रॉब्लम होते हैं। तो ये चलता ही रहता है। बिलाल, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे NYA की, और उसके बारे में आपने बड़ी खास बात बताई कि लोगों को लेके चलना है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बनती है तो वो अपना कॉम्पिटिटेंट किसी को रखती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ऐसा क्यों है ये? देखिए, मैं मुझे तो अपने लास्ट शो में भी एक बात मैंने बोली थी कि मैं ये समझता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है वो किसी न किसी मकसद से बनती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन एक पॉजिटिविटी की तरफ काम कर रही है। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सारी फील्ड्स के अंदर बैठ के एक साथ काम कर रहा हो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का रीज़न ही ये था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रही है, उसको उसी की फील्ड में एम्पावर किया जाए, आगे लेके आया जाए, उसको पावर कॉरिडोर्स के अंदर मिलवाया जा सके। और पावर कॉरिडोर से मेरा मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली नहीं है। पावर हम्म। कॉरिडोर से मेरा मतलब वो बिजनेस लॉबीज हैं,
वो बिजनेसमैन हैं, वो एजुकेशनल लॉबीज हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारी चीजें जो उनको एक प्रॉपर स्पेस पे लेके जा सकती हैं, वो सारी चीजें लेके आई जा सकें। देखें बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास उनके रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे रिसोर्सेज रुक जाते हैं या कोई ना कोई हमारे को बैरियर आ जाता है। तो उन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों का एक साथ आना जरूरी है, एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। और देखें हम सबका रीजन क्या है, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बेहतरी, पाकिस्तान के नौजवानों की बेहतरी। कल सैटरडे को बल्कि इमरान शाह साहब हमारे साथ ऑनलाइन थे, तो हमने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही 5, 10, 15, 70 साल 80 साल के पुराने पॉलिटिकल चेहरे नजर आते हैं। तो देखें हम सबको हमारा एक ईमान है कि हम सब ने जाना है एक दिन, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो सारे चेहरे हैं वो सारे अब उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो उस पॉइंट पे आ चुका है कि दे नीड न्यू ब्लड टू कम इन, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। और वो लेगेसी जरूरी नहीं है उन्हीं की फैमिली से आए। तो इसलिए एनवाईए को जो बनाने का मकसद था वो यही था कि हम पाकिस्तान में नौजवानों के अंदर पॉलिटिक्स का एक मौजबाना पॉलिटिक्स का एक कलम से करी जाने वाली पॉलिटिक्स का शऊर पैदा करें। अच्छा, ये जो आपने बात की है कलम से की जाने वाली पॉलिटिक्स, तो ये बहुत सारे सवालात पैदा करती है और बहुत सारे सवालात का जवाब भी मैं चाहूँगी कि यहाँ से हम लें। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो उनको कुछ सवाल पूछने हैं तो वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। अच्छा, कलम से पॉलिटिक्स से ज़रा इसको डिफाइन कर दीजिए ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। कलम से पॉलिटिक्स का आपका क्वेश्चन नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्योंकि आपने कहा कि कलम से पॉलिटिक्स जो है यानी कि ये एक जिहाद भी हम इसको कहते हैं, कलम से जिहाद भी किया जाता है, तो ये एक बात जो है वो इंडल्ज ना हो जाए और मिक्सअप ना हो जाए, तो ज़रा इसको क्लियरिफाई कर दीजिए कि कलम से पॉलिटिक्स किस तरीके से की जा सकती है। देखें मिदत, मैं ये समझता हूँ कि आप कलम के थ्रू कहते हैं कलम की ताकत जो है हथियार की ताकत से ज़्यादा होती है। कलम की ताकत से आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, कलम की ताकत से आप अपने पैगाम को आगे पहुंचा सकते हैं, कलम की ताकत से आप लोगों को शऊर दे सकते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे लोगों को नहीं पता कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंस क्या है, आपने उनको बताया ही नहीं। तो इस कलम के थ्रू आप लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बता सकते हैं, इस कलम के थ्रू आप उनको उनका हक बता सकते हैं, इस कलम के थ्रू आप उनको बता सकते हैं कि दुनिया में शऊर से, तालीम से, तहजीब से वो कितना आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट योर यूथ एंड योर पीपल बिफोर यू टेक देम टू अनदर स्पेस। और हमारे पास पाकिस्तान में खास दुनिया के उन वाहिद मुल्कों में आता है जो जिनके पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बेशतर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके पास सबसे बड़ा रिसोर्स उनका यूथ है। बिकॉज आज हम लोग जो है, हमारी जनरेशन, हमारी उम्र के लोग जो है इस मुल्क में, वो मेरे ख्याल से 60% से ऊपर हो चुके हैं। तो हमें इन सब रिसोर्सेज को यूज करने के लिए वी नीड टू नो देयर राइट यूटिलाइजेशन, और उन यूटिलाइजेशन को और उन रिसोर्सेज को सही जगह पे डाइवर्ट करना, वो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कलम की ताकत से किया जा सकता है। ज़बरदस्त जवाब आपका। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं अभी मीडिया से रिलेटेड, और मीडिया क्या कर रहा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में? आया कि लोगों को बताया जा रहा है कि आप अब बाहर ना निकलें, आप घरों में रहें, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं और अब नतीजतन ये है कि अब दिन ब दिन केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इसमें आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत जिम्मेदार है, अवाम जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसका जिम्मेदार तो दोनों तरफ से है, हमारी हुकूमत भी जिम्मेदार है और हमारी आवाम भी जिम्मेदार है। मैं बहुत खुल के ये बात बोलता हूँ कि कुछ हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं वो या तो डिले हुई, या सही टाइम पे नहीं आई, या सही फैसले नहीं आए। और कुछ हमारी आवाम जो है उसको भी वो कहते हैं ना, कुछ वो एक शेर है, कुछ हमें भी मरने का शौक था, कुछ लोग भी जालिम थे। तो हमारा हाल वही है, हमें मरने का भी शौक है कुछ। मुझे आज तक वो जमाना याद है जब कराची में हड़तालें हो रही होती थी, फायरिंग हो रही होती थी, तो आवाज आती थी चलो हड़ताल चल के देखते हैं। तो हमें कुछ तूफान आ रहा है, चलो तूफान चल के देखते हैं। तूफान चल के देखते हैं। तो देखें, ये चीजें जो हैं ये मजाक नहीं है। कोरोना इज नॉट अ जोक। जब आपकी डेवलप कंट्रीज कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाई तो आप क्या करेंगे? और हम देखें, अगर सामने कुआं होगा, मैं आपको बोलूंगा कुएं में कूद जाए, तो आप कुएं में कभी नहीं कूदेंगे। कोरोना एक कुआं है। हमारी आवाम के लिए बात समझना बहुत जरूरी है। जहां तक मीडिया की बात आई, मीडिया ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया इसके ऊपर। लेकिन मीडिया को
कुछ और काम भी इसके ऊपर अभी करना चाहिए। मैं आज ही अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो मीडिया में काम करता है। अब आप देखें कितनी एक अफसोस की बात है, 29 रुपए की दवाई 29,000 रुपए की हो जाती है। एक चीज जो लाइफ सेविंग है, एक कंपोनेंट, एक प्रोडक्ट जो लाइफ सेविंग है, उसकी 10,000 किस्म की कॉपीज निकाल दी जाती हैं। आवाम को उस पॉइंट पे, कंट्रोल्स को छोड़ के आवाम को उस पॉइंट पे ले आया जाता है जब वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी तरफ से सेफ हूँ, जाता वो कोरोना पेशेंट पे है, उससे जाके मिलता है, वही बीमारी अपने घर में भी फैलाता है। तो यू नो हमारे को थोड़ी सी चेक एंड बैलेंसेस की जरूरत है, हमें थोड़ी सी अपनी रिसोर्सेज को राइट साइड पे यूटिलाइज करने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा मैं एक बात आपके थ्रू, इस चैनल के थ्रू एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर यहाँ पे कुछ लोग सुन रहे हैं, कि हमें लोअर लेवल पे पावर को लाने की जरूरत है, हमें लोअर लेवल को लाने की जरूरत है, हमें अपनी लोकल गवर्नमेंट को सही डायरेक्शन में लेके जाने की जरूरत है, हमें चीजों को डाइवर्ट करने की जरूरत है, हमें स्पेशलाइज लोगों को लाने की जरूरत है। ऐसे ही है, यू नो बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह, देखिए बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में पिछले 70 साल के अंदर बहुत सारी चीजें जो बेहतर हुई हैं, और इट टेक्स टाइम। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, और कोरोना भी जो है उसको इंशाल्लाह अब जिस तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आई एम क्वाइट श्योर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छी बेहतर इंशाल्लाह जल्द ये पेंडेमिक खत्म हो और सब अपने अपने कामों पे जाएं, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। हम मीडिया को कसूरवार ठहराते हैं, हम आवाम को कसूरवार ठहराते हैं, हम हुक्मरानों को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन कसूर सबका मिला जुला कतरा कतरा करके ही जो है वो समंदर दरिया बना करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और सवाल आपसे ये करना था, जो कि अभी अभी मेरे जहन में आया, कि लोग जो हैं वो अपने कामों में मसरूफ हैं और बाहर निकल रहे हैं, और अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं ये सारी चीजें, और उसके बावजूद उन्हें ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी आपस में जो है वो कोई इसी पे अपना दबाव डालता है, कोई किसी पे डालता है, कोई अपना बार जो है वो अपने कंधों से उठा के आवाम पे डाल देता है कि ये तो हमारी वजह से नहीं हुआ, ये आवाम की वजह से हुआ है। आप ये समझते हैं कि अगर लॉकडाउन बर वक्त हो जाता और मीडिया इसमें किरदार अदा करता, बल्कि और दीगर हमारे लोग भी इसमें किरदार अदा करते, तो ये सिचुएशन रुक सकती थी बर वक्त? अभी ये स्मार्ट लॉकडाउन जो चल रहा है, इसके अलावा शायद हमें अगर अपनी फिक्र होती तो ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से रुक सकती थी। अगर हम थोड़ी सी एहतियात खुद ही कर लेते तो ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से रुक सकती थी। देखें, जान होगी तो मईशत चल जाएगी, जान नहीं होगी तो मईशत ही नहीं चलेगी। आज हमारे यहाँ पर शोर मचा हुआ है, आप दुकानें खोल दें, आप ये खोल दें, आप स्कूल्स खोल दें, आप ये कर दें। मैं खुद एक स्कूल ओनर हूँ, और मैं बहुत गर्व से गुजर रहा हूँ। मैं बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, एक इदारे, आपके पास चाहे जितना भी हो, आपके पर्टिकुलर इदारे में अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो तो आपको बहुत परेशानी होती है। मैं उसी परेशानी से गुजर रहा हूँ जिस परेशानी से पाकिस्तानी सारे स्कूल ओनर्स गुजर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात को समझता हूँ कि अगर आज मैं खुद ही थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, तो पाकिस्तान की कोई हुकूमत या दुनिया की कोई ताकत इस चीज को यहाँ पर नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और अभी हमारे साथ वकास रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मे बी उनको हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बिल्कुल जी आवाज आ रही है आपकी हमें, और आवाज आ रही है, यही बहुत है। हालांकि हमें आपकी पिक्चर नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो में कोई इशू चल रहा है, मेरे ख्याल से कोई सॉफ्टवेयर में कोई इशू चल रहा है। चलिए, मैं आपसे बस आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, इससे पहले कि हमारे पास और कोई प्रॉब्लम आए, मुझे जो आपसे सवाल करना था, और वो बड़े देर से मैं सोच रही थी कि मैं ये सवाल लाजमी करूंगी, क्योंकि आपकी 15 साल वाबस्तगी रही है मीडिया से। तो क्या मीडिया से सीखा, क्या अच्छाई देखी और क्या बुराई देखी? इन दोनों चीजों को डिफाइन कीजिए। अच्छाई तो मतलब मैं तो सीरियसली बिल्कुल, मैंने एज अ समझे कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर से काम शुरू किया था, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर कम था, बल्कि मेरा तो सेट पे काम बिल्कुल पानी पिलाना होता था। तो उससे होते होते एज अ एवीपी वाइस प्रेसिडेंट तक की पोजीशन पे मैं पहुंचा, और पाकिस्तान के हर लीडिंग चैनल के ऊपर। और अभी मैं थोड़े दिनों पहले ही बाद मुझे पता चला आई एम द यंगेस्ट प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान जो प्रोड्यूस 250 ड्रामास, मोर देन 250 आई गेस। तो वो चीज़ें सब अभी, और तो अच्छाइयाँ ही हैं, और सब जो भी चीज़ काम आप ऑनेस्टी से करते हैं तो अल्लाह उसका फीडबैक तो आपको देता ही देता है। और फिर आपको फिर बस ये कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं काम, वो आप अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो मैटर करती है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारे पास इंस्टीट्यूट थे जिस ज़माने में मैंने शुरू किया था, पाकिस्तान में मीडिया साइंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सही है, मैं अपने वाहिद पूरे खानदान के अंदर वाहिद लड़का था जिसे मीडिया के अंदर गया था, जो सोच भी नहीं सकता था, जिसके वजह से बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ था फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर,
कि ये किस जगह पे चलेगी, क्योंकि टेक्सटाइल और मेडिकल ये सबका एक ही ख्वाब होता था ना, इंजीनियर बन जाए, बिल्कुल डॉक्टर बन बिल्कुल जाए। ऐसे ही है। और उसके बाद जब एक जनरेशन है, अब मेरा माशाल्लाह आधा खानदान है जो मीडिया के अंदर काम कर रहा है, बाप माशाल्लाह वाला, माशाल्लाह। और उस तरह और सब साइड भी है। मगर जो फ्यूचर है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर इस तरीके से भी नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने ही नहीं दिया। ओके जब हमारे पास चैनल्स आए तो चैनल्स के अंदर चैनल्स प्रोफेशनल कम आए, सेठ लोग ज़्यादा आए। सब वो सेठ सही लोग बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने आके उस चीज़ के ऊपर, जाहिर सी बात है, एंटरटेनमेंट तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी कंट्रोल है। जैसे न्यूज़ था, न्यूज़ आ गया, एक बिल्कुल। पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया। एंटरटेनमेंट में भी क्या हुआ कि प्रोडक्शन हाउसेस, सारे चैनल ने अपने प्रोडक्शन हाउसेस खुद खोल लिए। आवाज़ आ रही है आपको? यस यस बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो उसमें सब ये हुआ कि जितने भी चैनल्स थे उन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस खुद खोले। जब प्रोडक्शन हाउसेस खुद खोले तो जाहिर सी बात है, उन्होंने जो कचरा बनाना है, सोना बनाना है, वो तो चलना ही चलना है, क्योंकि वो उनकी अपनी है। तो क्वालिटी ऑफ उस पर काम के ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने क्वार्टर है सारे स्लॉट भर के नए प्रोजेक्ट। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक इंडस्ट्री हमारी बनते बनते जो है ना बहुत ज़्यादा तबाह की तरह। जब आप प्राइवेट प्रोडक्शंस को देते हैं ना, तो आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप अच्छी चीज़ बना रहे हो, आप बुरी बना रहे हो, फिर क्वालिटी ऑफ वर्क होता है। जब आप चैनल, जाहिर सी बात है, मैं अपने बेटे को कोई काम दे दूंगा, मैं कब तक अपने बेटे को डांटूंगा? मैं तो फिर उसको ये बोलूंगा ना, जाहिर यार है। यार तुम बनाते रहो। तो इस चीज़ ने थोड़ा सा नुकसान भी दिया और ड्रॉबैक की तरफ भी गया है हमारा, जो कि मज़ीद जा रहा है। जबरदस्त। ये आपके आपके ये अल्फाज हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि जब हमारे पास ऐसे लोग मौजूद होते हैं और हम उनसे सवालात कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवालात करना चाहते हैं, और जो ऑडियंस है वो ज़रूर ये सुनना चाहते हैं कि मीडिया असल में है कैसा, क्योंकि मीडिया का शोर मचा हुआ है। और अब तो दौर ऐसा है कि अब सोशल मीडिया जो है वो इतना वास्ट हो चुका है, फास्ट हो चुका है कि अब लोग हर कोई जो है वो मोबाइल उठा के और वीडियो बनानी उसने शुरू कर दी है। तो क्या आप ये समझते हैं कि आने वाले वक्तों में ये टेलीविजन है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ यूट्यूब रहेगी? देखिए, टेलीविज़न तो मुझे नहीं लगता कभी भी ख़त्म होगा। मुझे ऐसे लग अच्छा। रहा था कि टेलीविज़न ख़त्म हो जाएगा, तो अभी थोड़े दिन 4-5 दिन तक घर पे टीवी नहीं था, तो ऐसा लग रहा था घर का एक फ़र्द कम हो गया है। सही है, तो वो तो नहीं हो सकता। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ऐसा हो गया, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं घर पे जाऊँगा तो टैब के ऊपर बैठ के मेरी अम्मी ड्रामे देख रही होंगी। वो अब देखती हैं, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने टाइमिंग सेट कर जबरदस्त ली है। जबरदस्त। तो वो चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं हल्के-हल्के। मगर देखिए, ये हम लोग के बचपन से पैदा होते ही हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, उनमें से टीवी भी है। तो वो इतना आसान नहीं है हमारी ऐसा ही ज़िंदगी है। से माइनस करना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी, जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, अब ये जो पैंडेमिक आया पूरा इस दौरान हमने नेटफ्लिक्स पाकिस्तान के अंदर उसकी सब्सक्रिप्शन जो है 30% बढ़ गई है। अब लोगों को उसकी बिल्कुल। अवेयरनेस आ रही है, लोग उस पर देख रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मली। अब पेजेस बने हुए प्रॉपर, छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, वो पूरी पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये हो गया बिल्कुल कि अब इन फ्यूचर रात रात भर देखते हैं। रात भर देख रहे हैं। इन फ्यूचर अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वैसे तो हर चीज़ में थोड़ा सा लेट आता है टेक्नोलॉजी में, मगर अभी पाकिस्तान के अंदर 2-3 अच्छे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। एक इंटरनेशनल मलेशियन प्लेटफॉर्म अभी आ रहा है, अच्छा वो अच्छा। जैसे नेटफ्लिक्स टाइप का, वो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं और खुद अपनी जबरदस्त। लोकल कंटेंट बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें। अब डिजिटल का मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल एक्चुअली है क्या। डिजिटल बिल्कुल। ये है कि एक आप और मैं बात कर रहे हैं, जो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी है, जो हम दोस्त बैठते हैं, बिल्कुल। वो जो आप उसको शूट करके डाल देंगे ना नेटफ्लिक्स पे, वो बेसिकली वो है डिजिटल। उसके अंदर कोई अच्छा। सेंसर नहीं है, कोई सेंसर बिल्कुल नहीं है। ऐसा। जैसे हम दोस्त बैठ के बात करते हैं, उसमें कोई सेंसर नहीं होता है। टीवी जो है वो एक सेंसर है। तो जब दोस्त बैठ के, तो दोस्तों की बातें और लोग सुनना भी चाहते हैं। तो इसकी बिल्कुल। सबसे बड़ी रीज़न जो है, यूट्यूब पे वीडियोस क्यों हिट होती हैं। एक बच्चे की वीडियो 17-17 मिलियन व्यूज़ पे जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस बच्चे को 50 बच्चे देखना चाहते हैं और रोज़ देखते हैं। बिल्कुल तो ये और एक सेंसरशिप नहीं है वहाँ पे। नो सेंसरशिप है। और सेंसरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर कोई उल्टी सीधी चीज़ें दिखाएं। आप बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल। सारी बातें भी होती हैं अपने दिल की जो कर सकते रिस्ट्रिक्शंस हैं, और बेसिकली। बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। एक टाइम आएगा, जैसे जापानीज हैं, जापान अब पूरा अपना गेमिंग जोन से अपनी इकॉनमी चला रहे हैं 30%। मुझे लगता है बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी फोकस कर दें, पेपैल को लेकर आ जाएं पाकिस्तान में, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी हमारी इंडस्ट्री अभी। वाकई बहुत बहुत ऐसी आवाम यहाँ पे मौजूद है और बहुत टैलेंटेड। अच्छा बिलाल साहब, आपकी जानिब से एक सवाल आपने कहा था कि मुझे जरूरी बिल्कुल करना है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे सवाल वकास से करना चाहूँगा। वकास, मुझे अब आप कोई एक ऐसी बात बताएं जिससे हम अपने नौजवानों को
मीडिया इंडस्ट्री की तरफ ला के पाकिस्तान का पॉजिटिव इंटरनेशनल इमेज दे सकते हैं। देखिए मैं एक बात और यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है इसको बहुत लोग सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि मीडिया पे अमूमन बेशतर हम आके वो बातें कर देते हैं। कभी आप देखते हैं कि हम कहीं रोड पे चल रहे होते हैं तो कोई माइक लेके आ जाता है, वो माइक लेके आ जाता है तो हमें बात करने का शौक आता है, हम बहुत एक्साइटमेंट में जाके उस पर बात कर देते हैं। वो बात जो है हमारी, वो पैगाम बहुत दूर तक जा रहा होता है, वो पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा होता है। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ, और वकास के थ्रू मैं यहाँ पर वकास से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए, पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों को, और वो थ्रू मीडिया ही हो, जिससे लोगों को एजुकेट किया जाए हाउ टू स्टेंड योर पॉजिटिव इमेज, हाउ टू मेक पाकिस्तान पॉजिटिव इमेज। देखें, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कहते हैं दरख्त के इर्द गिर्द अगर इंसान खड़ा हो और उस दरख्त को बार बार बदुआएं देता रहे तो वो दरख्त भी मर जाता है। जी बिल्कुल आप ऐसी है। नेगेटिविटी को अगर सोच रहे होंगे तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, पॉइंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्शन। आप सोचते हैं वो चीज आपकी तरफ आती है। मैं यहाँ पर मेरे वकास से रिक्वेस्ट भी होगी और मेरे वकास से सवाल भी होगा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से, NYA से और बाकी नौजवानों के थ्रू हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि हम उन नौजवानों को और अपनी आवाम को खास तौर पे शऊर दें कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में पॉजिटिव भेजें, ताकि पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिव वाइब्स हो। बिलाल, बहुत अच्छा सवाल है और ऑनेस्टली बहुत दिनों से हम कोशिश भी कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों पे, मगर मैं आपको बताता हूँ अगेन, मैं दोबारा उसी तरह आऊँगा। देखिए, टीवी जो है, टीवी आपका हो गया रिस्ट्रिक्ट, उस पर हैं रिस्ट्रिक्शंस, या तो फिर मालिक की रिस्ट्रिक्शंस हैं या तो फिर पैमरा की रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, आप बताएं कैसा वाहिद मुल्क है, ये बदकिस्मती समझें, जिसके अंदर आप टीवी पे एक किड्स शो नहीं चलता, हमारा एक बच्चों का प्रोग्राम नहीं है। ऐसा ही है। आपके जहाँ मुल्क के अंदर 50 एक्टिव चैनल हैं, उसके अंदर मुझे एक बच्चों का शो बता दें, सही है। फिर उसके बाद आप मुझे कोई दूसरा इस्लामिक शो बता दें जो इस्लामिक हिस्ट्री बताता हो, वो इस्लामिक नहीं जो हमें कुरान का तजुर्बा बताता हो, वो जो इस्लामिक हिस्ट्री बताता हो, एक आधे घंटे का शो नहीं है। आप मुझे बताएं, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे दाऊद के, हबीब के, जो प्राइवेट बच्चे हैं जिन्होंने बैठे बैठे इक्विपमेंट बनाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, उनके ऊपर आधे घंटे का कोई अवेयरनेस का शो नहीं है हमारा। हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो बच्चे इसी तरह एक जनरेशन तो हमारी हालात की वजह से ख़राब हुई जब कराची के हालात थे, और अब दूसरी जनरेशन हमारी इसलिए ख़राब हो रही है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ना उनको चांस देता है। सही है, हम लोग 3 घंटे की रिपीट ट्रांसमिशन चला लेंगे, मगर हम लोग बच्चों के लिए, अब अर्तुगरुल की पाकिस्तान में हिट होने की सबसे बड़ी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ही ये थी कि लोगों ने कहा यार इस्लामिक हिस्ट्री ये है, इस्लामिक हिस्ट्री इस तरह चलती है, हम लोग को क्यों नहीं दिखाया गया? अब उनको एक चांस मिला, उसने टर्की ने इतना नहीं देखा गया जितना वो पाकिस्तान में, जितना पाकिस्तान में दिखा है। बिल्कुल, पीटीवी की सब्सक्रिप्शन 4 मिलियन इंक्रीज हुई है यूट्यूब के ऊपर। आप देखें, अब वो होती रहेगी और वो कमाते रहेंगे। तो आपका मैं जो सवाल था उसका मेरा ये है कि प्लेटफॉर्म देना होगा और जो भी चीज़ करनी होगी बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी से करनी होगी। ये नहीं कि हमने शुरू किया फिर हमें मज़ा नहीं आया, 15-10 दिन बाद या 6 महीने बाद वो फिर हमने बंद कर दिया। आपने लोगों को बनाना, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं दोबारा दूंगा, बिलाल भाई से जिक्र किया था कि एक मूवी थी इंडिया ने सुपर 30, तो सुपर 30 का मुझे कॉन्सेप्ट में एक चीज़ अच्छी लगी। हम कहते हैं ना हर बड़ी इंडस्ट्री का जो CEO है वो इंडियन होता है। उस मूवी के अंदर दिखाया गया उन्होंने 20 से 25 साल पहले किस तरह मेहनत शुरू की थी लोगों के ऊपर, जो वो जाके बने। तो अभी जो हमें करना, और हमें जो बिलाल भाई अब करना होगा ना, वो ये करना होगा कि आपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वो इन्वेस्टमेंट टाइम की होगी, उनके ऊपर ट्रस्ट का होगा, उनके ऊपर अपॉर्चुनिटी देनी होगी, उनको सही विंग के साथ मिलाना और कनेक्ट करना होगा। जबरदस्त। और ये इन द लॉन्ग टर्म आपको ही आके पे बैक करेंगे किसी भी शक्ल में आके। हो सकता है 10 साल बाद वो कहेंगे CEO होंगे, हो सकता है 10 साल बाद वो किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के। अभी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स आ रही हैं, पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है, अपना कार्स बन रही हैं बहुत आगे। तो लोगों ने अपने वेंटिलेटर बना लिए कोविड के दौरान, इससे अंदाजा लगाएं ये ऐसा मुल्क है हमारा, तो क्या नहीं कर सकते। बहुत जबरदस्त। बल्कि वकास, मैं इस पे सॉरी मतलब मैं आपकी बात काट रहा हूँ वकास, इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जैसे कल रात को इमरान शाह साहब से बात हुई थी, उन्होंने नेशनल यूथ अलायंस को ऑफर किया कि नेशनल यूथ अलायंस के कुछ मेंबर्स जो हैं जो पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्टेड हैं, वो पॉलिटिक्स आके प्रोविंशियल असेंबली में PTI के मेंबर्स के साथ बैठ के, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स के साथ बैठ के वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वकास, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ें निकालें जहाँ पर हम अपने नौजवानों को इसके ऊपर, और डिजर्विंग नौजवानों को मीडिया के ऊपर ट्रेन कर सकें या मीडिया की कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकें, जहाँ से वो एक बेहतर फ्यूचर बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए बिलाल, बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए ऑन हूँ।
मेरा ऑफिस अवेलेबल है, मेरे पास जो नई मेरी शूट शुरू हो रही है, जो प्रोडक्शन शुरू हो रही है, उस प्रोडक्शन के अंदर जो बंदा है, मैं तो नॉर्मली कहता था यार बच्चे आए उन पे सीखें, अपनी एज ए इंटर्न ही आ जाए प्रोजेक्ट पे। आपको पता है हर जबरदस्त। प्रोजेक्ट के अंदर मैं 5 से 6 बच्चे इंटर्न ही रखता था जो रिसेंटली। अब जब बच्चा करता है क्या पता है, एक्चुअली वो 4 साल पढ़ता है, फिर वो पास आउट होता है, फिर पास आउट होने के बाद वो नौकरी ढूंढता है, फिर नौकरी ढूंढने में उसको 1 साल लगता है या 6 महीने, फिर उसको सेटल्ड होने में 2 साल लगते हैं। बच्चों को तो सेकंड ईयर से ही आपने इंटर्नशिप दे देनी चाहिए, जब तक वो पास एग्जैक्टली। आउट हो, वो इस तरह काबिल हो चुका हो कि उसको नौकरी अच्छी मिल जाए, वो इंटर्नशिप ना कर रहा हो। तो ये इस तरह, और फिर उसी दौरान पता भी चल जाता है किसके अंदर कितना ऐसा ही काम है। करने का जज्बा है। तो बिलाल भाई मेरा ऐसा ही है, ऑफिस, मेरी ऐसा ही है। कंपनी बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है, हाजिर है। आपके नज़र में जो बच्चे हों या जो सुन रहे हो, जो ये वीडियो देखें, बिल्कुल कांटेक्ट करें, मेरा हाजिर हूँ। और जो प्रोजेक्ट के अंदर जो डिजर्विंग होगा, जो जिसको काम का शौक है, वो तो खड़े होने के तरीके से ही पता चल जाता है उसके। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। जबरदस्त, बेहतरीन। ये मैं समझती हूँ ख्वाजा बिलाल साहब के वकास रिजवी साहब ने यहाँ पे बड़ी अनाउंसमेंट करी है और बहुत ही बिल्कुल जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है यूथ के लिए। और मकसद भी इस शो का यही है। मकसद ये नहीं है कि प्रोग्राम आके करें 1 घंटे का और फिर उसके बाद हम यहाँ से चले जाएं। मकसद ये है कि हमारी यूथ कुछ बन पाए, हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके लिए काम कुछ हो पाए। बस मैं आपके आखिरी वर्डिंग्स लूंगी। पहले सर वकास, आपकी आखिरी वर्डिंग्स क्या, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा और आपके लास्ट वर्ड्स क्या होंगे इस हवाले से, इस शो के प्रोग्राम से? मेरा तो खैर अब आना जाना लगा रहेगा इसके ऊपर, मगर मुझे बहुत अच्छा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा ख्वाजा बिलाल साहब, आप बताइए कि आप जाहिर सी बात है कि चेयरमैन भी हैं और कुछ फरमाइए कि कैसा प्रोग्राम रहा और आया कि आप समझते हैं कि यूथ के लिए ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, और है तो फिर क्यों है, और ये प्रोग्राम हमने जो आज किया इसका मकसद पूरा हुआ कि नहीं? मेरा बहुत शुक्रिया, आपकी तो हम होस्टिंग पहले ही देख चुके हैं, तभी हमने आपका रिक्वेस्ट की थी आज बहुत यहाँ पर शुक्रिया। आने की। जहाँ तक मेरे आखिरी कमेंट्स हैं उसमें यही है कि ये जो हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है यहाँ पर, ये जो हमने एक प्रोसेस शुरू किया है यहाँ पर, इस प्रोसेस से हम ये चाहते हैं कि हम कराची की नौजवानों की किसी भी तरह मदद कर सकें। और वो मदद हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब नौजवान इस शहर की अपनी मदद करना चाहें। जब तक आप अपनी मदद नहीं करना एग्जैक्टली। चाहते, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मेरी यहाँ पर बैठ के इन सब लोगों को बुला के, जो यहाँ पर गेस्ट हैं उनको बुलाने का मकसद ही ये है कि हम किसी भी तरीके से, चाहे एक ही बात हो, हम अपने नौजवानों में कोई एक पॉजिटिविटी डाल सकें। जो हौसला पाकिस्तान के नौजवानों में था, जो शऊर पाकिस्तान के नौजवानों में था, जो हिम्मत पाकिस्तान के नौजवानों में थी, जिस तरीके से पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तानी एक ज़माने में दुनिया में माना जाता था। हमने बिल्कुल। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस बना दी, हमने दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी, हमने शहर बना दिए। एग्जैक्टली। दुबई किसने बनाया? जिसको आज हम दुबई कहते हैं, उसको किसने बनाया? हमारे लोगों ने, हमारे पठानों ने। बिल्कुल। दुनिया की और बहुत सारी चीजें किसने बनाई? हमारे लोगों ने। हमारे अंदर ये जो हालात हमारे शहर के खराब किए गए, ये जो ब्रेन ड्रेन का एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर लाया गया, ये बिल्कुल। हमारे को खोखला करने की कोशिश थी। बिल्कुल। आप, मैं जानता हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं उनमें इतना शऊर आ गया है कि वो इन सब बातों को समझ सकते हैं, वो अपनी बिल्कुल। नेगेटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपसे एक बार फिर अपने नौजवानों से, और यहाँ पर जो नौजवान हमें सुन रहे हैं, नेशनल यूथ अलायंस के मेंबर हो, नेशनल यूथ अलायंस के मेंबर ना हो, जितने भी लोग बिल्कुल। हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये होगी कि कोई चीज़ अगर हम आपके साथ मिलके इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए कर सकते हैं, इस खित्ते के लिए, इस खित्ते के नौजवानों के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, हमारी इस वक्त सबसे बड़ी रिसोर्स हमारे नौजवान हैं। हमारी इस वक्त सबसे बड़ी रिसोर्स हमारे नौजवान हैं, और इनको बिल्कुल। पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लाना, इनको पॉजिटिविटी की तरफ लाना, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जितनी जंगें लड़ लें, हम जितनी इन्वेंशंस कर लें, बिल्कुल जब ऐसा तक ही हम है। अपने नौजवानों को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लाएंगे, हम अपने मुल्क की पॉलिटिक्स को, लॉ एंड ऑर्डर को, निज़ाम को, इकोनॉमी को, किसी चीज़ को बेहतर नहीं कर सकते। मेरी आपके थ्रू एग्जैक्टली। फिर एंडिंग में, मुझे पता है टाइम खत्म हो रहा है, यही बिल्कुल। रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर मैं किसी भी तरीके से अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ हमें लिखें, आप हमें मैसेज करें, आप हमसे आके मिलें, आप हमसे बात करें, और इंशाल्लाह हम आपके हर जगह पे साथ देने की कोशिश करेंगे।
बहुत बेहतरीन ख्वाजा बिलाल साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन एंडिंग की। एंडिंग इस लिहाज से क्योंकि लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ से कुछ लेके जाएं, यही मकसद है इस प्रोग्राम का, जो कि मुझे लगता है कि लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। और अगर कोई भी क्वेरीज हों, आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, यकीनी तौर से आपको उसका रिप्लाई भी किया जाएगा और रिस्पॉन्स आपको अच्छे से दिया जाएगा। अच्छा, यूथ की बात हो रही थी और जाते जाते मैं तमाम गेस्ट की बहुत मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे टाइम दिया, खुसूसन हमारे चेयरमैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ हमारे गेस्ट मुनीब भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे और कुछ फैमिली प्रॉब्लम ज़ाहिर है आपके साथ थी तो आपको जाना पड़ा। और फिर हमारे सैयद वकास हुसैन रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और उफ़क मुजाहिद बलोच साहिबा का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पे टाइम दिया और हमारे लिए वक्त निकाला, और हमारे लिए नहीं बल्कि यूथ के लिए वक्त निकाला, जो कि एक बेहतरीन काम है। और मुझे इख्तिताम में ये कह लेने दीजिए कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको आपके साथ अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।